माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब। सर आपका माइक बंद है। हाँ खुल गया है सर। आवाज नहीं आ रही सर, इंजीनियर किशोर बोस साहब हमें अनुमति दे दें। जी सर, आई आवाज। जी। हाँ, अनुमति हमें मिल गई है। तो प्रारंभ करने से पहले विश्व को शांति, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले तथा बुद्ध को हम नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं और उन सभी महामानवों को नमन करते हैं जिन्होंने बराबरी के लिए काम किया। तो हम प्रस्तावना के लिए माननीय एल पी अमृत बोस साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आज की प्रस्तावना रखेंगे। सहायक राष्ट्रीय आचार्य माननीय एल पी अमृत बोस साहब। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी। सभी बहुजन महापुरुषों को, बहुजन माताओं को सादर विनम्र नमन करते हुए हमारी संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी, आचार्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संचालक जी और पूरे भारत से जुड़े सभी सम्माननीय साथीगण, हमारी उपासक, हमारी उपासिकाएं बहनें, आप सबको, बेटे बेटियों, आप सबको नमन है। और आप सब धम्म प्रेमियों को इस हमारे पावन, पवित्र और धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में हमारा आज ये इसी श्रृंखला में तीसरा बुधवार है। प्रश्न है कि हम अपने पावन पवित्र धम्म ग्रंथ की लोकप्रियता को पूरे भारत में कैसे बढ़ाएं, घर घर तक कैसे पहुंचाएं, सबके दिलों तक कैसे पहुंचाएं। ये हमारी सामूहिक चर्चा का विषय है और हम दो पिछले सप्ताह से चलते हुए आज तीसरे सप्ताह में आ गए हैं। तो हमारे जो पूर्व के सप्ताहों में हमारे सम्मानी साथीगण, हमारी उपासिका बहनें अपनी बात इस विषय पर नहीं रख पाए हैं, उनके लिए आज हम फिर से सादर आमंत्रित हैं वो सब अपनी बात कहने के लिए और ये सुझाव देने के लिए कि हम अपने पवित्र पावन धम्म ग्रंथ तथागत बुद्ध और उनका धम्म, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करें, क्या उपाय अपनाएं, क्या तरीके हम इस्तेमाल करें जिससे हमारा यह धर्म ग्रंथ घर घर तक, दिलों तक पहुंच जाए। इतना ही आज मेरा कहना है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस किसी भी साथी को अपनी बात रखनी हो वो अपना हैंड रेस कर दे, हम उन्हें बुला लेंगे। ज्यादा आसानी होगी। जो भी रखना चाहता हो, क्योंकि हमसे छूट जाता है, कुछ साथी हमसे छूट जाते हैं, वो रखना चाहते हैं शायद अपनी बात, लेकिन हम उन्हें नहीं बुला पाते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होते हैं। फिर भी आप अपना हैंड रेस कर देंगे तो मैं आपको बुला लूंगा। तो सबसे पहले अभी तक उन्होंने इस पुस्तक को देखा तक नहीं है, सुना जरूर है कि ये पुस्तक है बाबा साहब ने जो 5 साल में बना के तैयार की थी। तो मेरा पहला ये निवेदन है कि जितने भी हमारे बुद्ध बौद्ध बंधु हैं, जितने अनुयायी हैं, जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानीय लोग हैं, उन सबको इस पुस्तक को अपने घर में खरीद करके रखना चाहिए और डेली 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज अपने परिवार के साथ में शाम या सुबह जो भी एक नियमित समय बना लें, पढ़ें। इसकी लोकप्रियता के पहला बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। साथ ही साथ हमारे कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो लोग रहते हैं, उनके बीच में अगर हो सके तो उनको भी बीच में बिठाल करके उसका अभी उन्हें पता लगे कि ये कौन सी किताब है क्या नहीं है। बहुत सारे ओबीसी के लोग इस चीज को समझते नहीं है, जानते भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अपने सभी
साथियों से ये निवेदन करूंगा कि ओबीसी के लोगों को भी इस पुस्तक से अवगत कराएं और उन्हें भी बीच बीच में इसका पाठ सुनवाने का प्रयास करें, जिससे कि वो लोग भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी, मुझे आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने जो सुझाव दिए हैं वो अच्छे हैं, उन पे सभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और सतना से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं एसपी चौधरी साहब, सतना से। तो उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी आज के विषय पे बात रखेंगे। एसपी चौधरी, एमपी सतना। सर जी अपना माइक जी ऑन सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत सर जी, बहुत बहुत स्वागत। तो दुनिया में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को कोटि सौ नमन बंदन। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, महामानवों, माताओं, वीरांगनाओं को कोटि सौ नमन बंदन। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सभी पूर्व साथी, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के तहसील इकाई तक जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, और आज के इस बुद्ध और धम्म के प्रबोधन के कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, अन्य हमारे साथी जो शामिल हैं, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, सादर बुद्ध जय भीम। तो साथियों, जो हमारा ये पावन पवित्र पुस्तक ग्रंथ है जो बाबा साहब द्वारा लिखित है, इसमें मानव जीवन के जीने के सभी रास्ते बताए गए हैं, और मानव जीवन के नहीं, समस्त जीव प्राणियों के लिए भी बताए गए हैं। और इसमें तथागत बुद्ध का संदेश था कि विश्व में सभी जीव प्राणियों को जीने का अधिकार है। तो ये मार्ग बहुत ही बाबा साहब द्वारा जो लिखित पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, ये बहुत ही पावन ग्रंथ है। इसको हर घर में, हर समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए। ये किसी धर्म मजहब विशेष की बात नहीं है, हर मानव के हित की बात इसमें लिखी गई है। तो इसको खासकर बुद्ध अनुयायी जो हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको तो निश्चित ही इस पुस्तक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए, और इसको ऐसा पवित्र ग्रंथ मानना चाहिए कि बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, जैसे हम कहीं लेटे हुए हैं, कहीं हम इधर उधर घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े तन्मयता से, बड़े लगन के साथ हमको इस को जब भी इसका प्रबोधन हो तो सुनना चाहिए। और जब हम वाचन करें तो इसमें उसी आस्था के साथ हम वाचन भी करें, तो जिससे हमारे समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। तो बस इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, सदर नमो बुद्धाय, संचालक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सुझाव अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में उपासिका रजनीताई जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी अपनी राय रखेंगे। उपासिका रजनीताई। तो माइक, मैडम माइक खोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। और दूर दूर से जुड़े हुए, कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी धर्म उपासक उपासिकाएं, बच्चों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हर बुधवार को ग्रंथ का वाचन किया जाता है, ये महान ग्रंथ का जो वाचन किया जाता है, 5 बार हम इसका वाचन कर चुके हैं। तो अभी 6वीं बार इसका वाचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसको कैसे घर घर तक पहुंचाए, इसके इसके विषय में आज चर्चा होने जा रही है। तो बहुत ही अच्छा विषय है कि घर घर तक कैसे पहुंचाए इसको। तो घर घर तक तो हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस ग्रंथ को केवल पहुंचाने का ही काम नहीं है, यानी उसको पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को लिखने के पीछे क्या क्या सोचा, इस ग्रंथ को बाबा साहब ने क्यों लिखा। बाबा साहब ने इसलिए लिखा, बाबा साहब की ज्यादा तबीयत खराब रहती थी, उनको पता था। जब 1956 में बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी, इसके बाद उन्होंने सोचा कि हमने ये दीक्षा तो दे दी है, लेकिन बुद्ध को समझेंगे कैसे लोग। इसके पहले ही उनको ये मालूम था कि बुद्ध को कैसे समझ सकते हैं। तो उस विषय को उसमें अंदर से उन्होंने ये सोचा कि इस विषय को आगे हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उन्होंने इस ग्रंथ को 24 अक्टूबर
1951 को, 24 अक्टूबर 1951 को उन्होंने इस ग्रंथ का लिखना शुरू किया। और कब तक लिखते रहे बाबा साहब? 5 दिसंबर 1956 तक, यानी 5 वर्ष 1 माह 12 दिन इस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने अपना समय लगाया। तो क्या हम बाबा साहब को, ये जो बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा हमारे लिए, तो क्या हम अपना 1 घंटा नहीं दे सकते हैं क्या? सोचने की बात है, क्या हम इस ग्रंथ को 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं? तो इस ग्रंथ को पढ़ने के पीछे यही राज है कि हमें बुद्ध को कैसे समझना चाहिए, बुद्ध का सब यानी पूरा जो नियम है, बुद्ध का जो धम्म है, धम्म के पीछे क्या है। कुछ बोलना चाह रहे क्या सर बीच में? 8:30 बजे क्या होता है? आवाज आ रही है आपकी, आवाज आर एस बॉस साहब, आप माइक बंद कर ले अपना। मंगलवार, आज बुधवार को आपका माइक खुला हुआ है, उनका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दें कृपया उनका। जी हाँ, हाँ बीच में डिस्टर्ब होता है ना। आप कंटिन्यू रखिए। हाँ बीच में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि सभी अपने माइक बंद कर लें, और चर्चा भी करना है तो माइक बंद करके करें। तो मेरा यही कहना है कि इस ग्रंथ को जितनी बार भी पढ़ा जाए बहुत कम है। यानी जितनी बार भी हम इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जो ग्रंथ है 8 भागों में लिखा गया। अभी तक कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि एक ग्रंथ किताब बोलते हैं उसको। ये साधारण किताब नहीं है, ये बाबा साहब का महान ग्रंथ है। यानी जिस प्रकार से दूसरे धर्म के लोग जो रामायण और गीता को लपेट करके रखते हैं, उसमें जो वो बनाते हैं, उस पर किताब रखने का जो वो होता है, उस पर रख करके उसको पढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें इस ग्रंथ का सम्मान हमें देना चाहिए। और इस ग्रंथ को किताब ना बोले, ये साधारण किताब नहीं है, हमारे जीवन का ये रहस्यमय, यानी जीवन का हमारा रहस्यमय जो हमें निर्माण तक ले जा सकता है, ये ऐसा ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ को हर घर में होना चाहिए और हर घर में इसका वाचन होने चाहिए। हमारे पूर्व भाई ने भी बोला कि सबके घरों में होना चाहिए। हमें केवल बौद्ध लिखने से या बुद्ध बनने से ये कुछ नहीं है। जब तक हम इसको अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। तो इस ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाएं और इस ग्रंथ का वाचन करें। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये नेटवर्क चला गया। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ नेटवर्क जा रहा आ रहा है थोड़ा सा। मैं इधर बैठती हूँ नेटवर्क हाँ नेटवर्क का जाना आना हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस ग्रंथ को समझें सभी लोग, और उसका उद्देश्य क्या है। इस ग्रंथ को हमारे क्या नाम से संस्थापक जी ने इसका जो शुरुआत करी, यानी हमको आज कितने साल हो गए, 5 साल तो हो ही गए इस ग्रंथ को पढ़ते हुए। जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना के बाद से हमारी ये ग्रंथ का वाचन हमने शुरू किया, तो 5 वर्ष हो गए। आज 5 वर्षों में हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, है कि नहीं? तो हमने क्या पाया और क्या नहीं पाया, तो ये हमें जानना जरूरी है। हमें इस ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के साथ साथ हमें यानी घर घर तक पहुंचाने का भी मौका मिलता है कि घर घर तक हम बुद्ध की बात को कैसे पहुंचाएं। तो ये हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस ग्रंथ को जाने, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार भाई, आपने कुछ अच्छी जानकारियां भी हमें साझा करी। और ये कब बाबा साहब ने लिखना शुरू किया था और कब तक लिखा था, ये भी आपने साझा किया हम सबके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहता हो बुद्ध और उनके धम्म के बारे में, उसको हम कैसे प्रचारित करें, कैसे उसे आगे बढ़ाएं, तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, हम उसको आमंत्रित कर लेंगे, या मैसेज बॉक्स में मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज डाल देगा तो हम उसको बुला लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में SL बॉस साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के।
हम उनको आमंत्रित करते हैं। माननीय एस एल बॉस साहब, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। शायद वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और दयाली राम बॉस साहब, माननीय दयाली राम बॉस साहब जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। हम उन्हें आमंत्रित जी करते हैं यूपी से। जी संचालक जी, मैं एसएल बहुत जुड़ गया। जी 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 सर। जी सर आपकी बात अच्छी है, हम दयाली राम साहब को अगली बार बुलाएंगे। जी जी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय भारती साहब, आज की जूम में उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ साथियों, धम्म अनुयायियों, बुद्ध और उनका धम्म का वाचन के संबंध में हमारी परम आदरणीय ताई जी ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक, और जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए बुद्ध और उनका धम्म हमको बाबा साहब ने दिया है। और हमारे समाज में बहुत जो विसंगतियां हैं, आपसी द्वेष है, ईर्ष्या देश है, ये हमारा बुद्ध और उनका धम्म जब इनको इसकी जानकारी हो, तो कैसे जानकारी हो, हमारे साथियों ने, आदरणीय बौद्ध साहब, आर्य बौद्ध साहब ने भी कही है, वो इसी बात को मैं भी दोहराना चाहता हूँ। और हमारी जो बैठकें होती हैं या कैडर होते हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हम चर्चा तो करते ही हैं, और इसके कुछ प्रमुख अंशों को भी हम एक बुकलेट बना के धम्म संदेशों को संक्षिप्त में हमने तैयार किया है, और सेंट्रल ऑफिस में भी भेजा है, अपने मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ साथी है उसको भी भेजा है। और आप सबसे भी विनम्र अनुरोध है कि कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी भी हैं, और जो ये पुस्तक नहीं ग्रंथ, क्षमा चाहता हूँ, नहीं कर सकते, तो हम उसमें उनकी आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही प्रयास करते हैं, हमको करना ही चाहिए कि ये घर घर जाए और घर घर वाचन हो, और हमारे जो लोग हैं विसंगतियों में, आज देश में लड़ाई झगड़े में ये अपना समय अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो आसान होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सदर नमो बुद्धाय, जय भीम। नो बताए सर। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये पुस्तकें भी, छोटी पुस्तकें बना के, बुकलेट बना के वितरित भी कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। अ, हमने नाम बुलाया था पिछली बार में, माननीय दयाली राम बौद्ध साहब यूपी से हैं, सचिव हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। जी नवोदय सर, जय भीम सर। नमो बुद्धाय सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है सर आवाज। सर महाकारुणिक गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परमादरणीय भारती साहब एवं हमारी आरबीएम के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य, मेरे को बोलने का मौका दिया आपके लिए, इसके लिए साधुवाद। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जैसे ताई जी ने बोला है कि 5 वर्ष 1 माह 12 दिन लगे संविधान, मतलब भगवान बुद्ध का धर्म लिखने के लिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे संविधान निर्माता जी ने संविधान के साथ साथ हम सबको एक नीति में चलने के लिए बुद्ध उनका धम्म दिया। बुद्ध और धम्म के पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, न हमारा कोई ग्रंथ था। जो ग्रंथ अगर था भी तथाकथित, वो हमको अछूत नीच बनाने के लिए था, और हमको हर तरह से प्रताड़ना देने के लिए बनाया गया था। तो भगवान बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब ने लिखा है, तो उस पर हमको चलने की आवश्यकता है। जैसे कल शाम की बात हो रही थी कि हमको आना चाहिए, तीसरा पंचशील आना चाहिए, प्यासना आना चाहिए, सारी बात आना चाहिए।
अगर हम बौद्ध लिखते हैं, एक तो आजकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जितने हमारे सभी पदाधिकारी हैं, ना वो प्रॉपर नाम लिख रहे हैं, मोबाइल में जो आता है वो लिख देते हैं, ना प्रॉपर नाम लिखते हैं, ना अपना पद लिखते हैं, कहाँ से वो नहीं लिख रहे हैं। ये सब लिखना चाहिए। जो जो नहीं जानते हैं वो आपको देख के समझ लेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या आपका पद है। तो अपन कोई पद नहीं लिख रहा हो, जबकि हमें लिखना चाहिए। जब पदाधिकारी बनाया गया आपको तो लिखना चाहिए किस जगह से है। और उसके साथ साथ में अभी जैसे माननीय मोदी जी ने कटाक्ष के तौर पर बोला था, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, तो संविधान लिखने के साथ साथ वो कुछ भी लिख सकते थे। कटुता कटुता के आधार पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो धर्म से बंधे हुए थे। तो हमारे अंदर या हम सब लोगों में तो कोई कटुता नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। उसको देखते हुए बाबा साहब ने भगवान बुद्धों का धम्म का लेखन किया। हमको सिर्फ उसको पढ़ना है, जैसा अभी बताया है कि 5 साल हो गए हैं और 5 साल में 5 बार हमने पढ़ लिया है। तो छठवीं बार पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस पर निर्णय लेना है। और जैसे भारती साहब ने जगह समय दिया है कि बुधवार को 7 बजे से होता है, तो इसे कंटिन्यू करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें। उसका हम लोग अध्यक्ष जैसे हम ही हैं, हमने अभी कम उसको भी सुन पाया है। पढ़ा जरूर है, लेकिन सुनने और पढ़ने में अंतर होता है। पढ़ने में अपने मन से पढ़ते रहते हैं अपन, और जब सुनते हैं तो कोई पढ़ाता है तो वो बारीकी बढ़ाता है। जैसे मान लो दीवान साहब हैं, संविधान वो पढ़ाते हैं, तो संविधान में क्या क्या है, किस तरीके से बाबा साहब ने लिखा है, वो सब बारीकी बताते हैं। तो हमें अपनी गहराइयों से देखते हुए संविधान के साथ साथ भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ना है और समझना भी है और चलना भी है। और संस्कार भी हमें करना ही है। संस्कार अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कोई जानेगा नहीं कि आप क्या हो। लोग बहुत लिख लेते हैं संस्कार करते हैं हिंदू धर्म से, लोग बहुत लिख लेते हैं, लोग बहुत लिख लेते हैं संस्कार में। जब बात बात आती है तो कार्ड छपा दे हिंदू धर्म का। बहुत से लोग बाबा साहब को ही छाप पाते हैं कार्ड पर। छाप देंगे संस्कार करेंगे, दूसरी रीति करेंगे, नहीं करेंगे तो बुद्ध विहार नहीं जाएंगे, बुद्ध विहार की बात नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध का धम्म के साथ साथ में विपसना जरूरी है। विपसना नहीं करेंगे तो आपके अंदर कटुता बढ़ी रहेगी। कटुता को हटाना है, विपसना भी जरूरी है, ध्यान जरूरी है। जब ध्यान करेंगे सुबह शाम 1 घंटा करेंगे तो आपके मन के भाव बदलेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चलेगी। आपके लिए जो महापुरुषों ने काम किए हैं उनका आपको आभार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और भारती साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को राष्ट्र बौद्ध महासभा में इतना बड़ा पद देने के लिए मेरे लिए सोचा है। उसके लिए आप सबका अपना आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नौ बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी विस्तार से बात रखी। आगे बढ़ते हैं और एडवोकेट दयाराम बौद्ध साहब, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उन्हें आमंत्रित करते हैं। आप भी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। दयाराम, एडवोकेट दयाराम बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आदरणीय संचालन आदरणीय अशोक बहुत करते, इसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। सभी पुरुषों को याद करते हुए और हमारे संस्था के संस्थापक समस्त जिम्मेवार पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए हमारे जो पूर्व उनका के वाचकता है सहायक आदरणीय साहब, आप सबका हृदय नमन वंदन करते हुए आभारी है बौद्ध जी मेरी। आवाज आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। बस थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।
दयाराम बोस साहब का जो नेटवर्क है वो शायद सही नहीं है, गड़बड़ हो रहा है। वीडियो और आवाज दोनों ही चले गए हैं। हाँ, नेटवर्क में आ जाइए। अभी आवाज नहीं आ रही, माइक खोल लीजिए। माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। जो पिछले सुना, कई सारे हमने अपनी बात, पहले तो हमने ये करें विषय, आज विषयान नेटवर्क माननीय को ऋषि साहब, प्रस्थान आपके के माइक बारे का में सही हम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी सर आवाज सही नहीं माइक आ रही है। माइक म्यूट दिखा रहा है, फिर आवाज कैसे आए? मैं हाँ, वो छत पर नेटवर्क छत प्रॉब्लम है। अब आई, अब पर बोलिए, अब बोलिए बोलिए। जी बाबूजी, हाँ, अब आई है आवाज आ रही है बाबूजी सही? हाँ, बहुत अभी ठीक, अभी ठीक बहुत है, अभी ठीक है। तो मेरा ये निवेदन है इसमें कि जिस प्रकार से हमें बताया जाता है कि क्रांति की प्रतिक्रांति ने कैसे हमारा नुकसान किया है, कैसे हमारी मानवतावादी परंपरा को नष्ट किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे ग्रंथों का है। चाहे वो हमारे प्रतिक्रांति वालों के ग्रंथ हों और चाहे हमारे क्रांति वालों के लिए के ग्रंथ हों। अब जैसे वैदिक कालीन जो वेद हैं, उन वेदों में ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि कैसे इस देश के जो बहुत बड़ी आबादी है उसको पद दलित किया जाए, उसको गुलाम बनाया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि ये आम जनमानस तक पहुंच नहीं थी, क्योंकि वो वेद संस्कृत में थे। तो ये जो काम तुलसी ने किया, तुलसी ने रामायण को सरल भाषा में बना करके घर घर झांझ मजीरा के साथ गाने का काम कराया। और उसमें तुलसी ने बहुत गजब की बात लिखी और बहुत ईमानदारी से लिखी कि पूजई विप्र ज्ञान गुणहीना और सूद ना पूजई ज्ञान प्रवीणा। इससे हम आधा सच समझ पाते हैं, आधा नहीं समझ पाते हैं। आधा क्या है? आधा तुलसी को ये अवश्य पता था कि हमारी समाज, विप्र समाज, अनिवार्य रूप से ही गुणहीन पैदा होने वाली है। और ये भी पता था कि कबीर और रविदास जैसे लोगों का, जो शूद्र थे, उन लोगों का ख्याति पूरे देश में बढ़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने लिखा और इस ग्रंथ को हमारे ही लोगों ने घर घर झांझ मजीरा के साथ गाने के लिए उत्साहित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सरल भाषा में थी। उसी प्रकार से हम क्रांति की बात करें तो बुद्ध के जो ग्रंथ थे वो त्रिपिटक थे, और त्रिपिटक पाली भाषा में थे, जो आम जनमानस की समझ से बाहर थे। ये काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सरल भाषा में बुद्ध और उनका धम्म दे करके आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास किया। लेकिन ये जिम्मेवारी हमारी थी कि इस ग्रंथ को जिस प्रकार से, उस प्रतिक्रांति वाले ग्रंथ को, उस रामायण को, रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें वो सारी चीजें स्पष्ट लिखी हुए हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, जे वर्णाधम तेली कुमारा सकच के रात कोल कलवारा। ये सब सारी चीजें लिखी। इसके बाद भी पूरे देश में बहुजन समाज के लोग और बड़े चाव से गा रहे। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ को सरल भाषा में बना करके और पूरे जनमानस में ये, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही बड़ा अविस्मरणीय काम किया कि पूरे बुद्ध धर्म को, कि हमें आम जनमानस को पाली ना सीखना पड़े या पूरे त्रिपिटक को ना पढ़ना पड़े, इससे सरल भाषा में बौद्ध और उनका धम्म दे दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा समाज उससे अछूता रहा, हम नहीं पढ़ पाए, और हमें जिनको पढ़ाना चाहिए, जिनके घरों में वो भेजना चाहिए, वो भी नहीं कर पाए। तो ये भी एक क्रांति का हिस्सा है, ये भी एक मूवमेंट का हिस्सा है जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने बैनर तले इसको
किया है बुद्ध और उनका धम्म का वाचन। तो मेरा तो यही निवेदन है, और निवेदन के साथ मैं किसी के ऊपर उंगली बनाने से पहले मैं अपने ऊपर उंगली उठाता हूँ कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन बुद्ध और उनका धम्म का एकाध कम से कम 1 या 2 पन्ने पढ़ूंगा और अपने निजी जीवन में अप्लाई करूंगा, और कम से कम 5 लोगों को हर हफ्ते बताने का काम करूंगा बुद्ध और उनके धम्म के बारे में। यही मेरा आज की इस संदर्भ में अपनी बात रखना था। और दूसरा ये है कि इसको मेरा ये सुझाव है कि इसको अनवरत चलने दिया जाए, जिससे ज्ञान का प्रवाह हमेशा होता रहे। और आदरणीय बाबूजी, मैंने एक व्हाट्सअप किया है आपके लिए, तो वो देख लें और हमें बताने की कृपा करें। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। आपने पिछले ग्रंथों के बारे में भी चर्चा कर ली और उससे अवगत कराया। भी सरल भाषा में है, ये भी आपने सब तक पहुंचाया। बहुत अच्छी बात है, आपने स्वयं संकल्प लिया है इसको पढ़ने का और पहुंचाने का। अ, हम बुलाते हैं डीएसएस के लवकुश जी, रीवा से है। लवकुश जी बौद्ध, रीवा से, वो भी अपनी बात रखेंगे। माननीय लवकुश। दुनिया को शांति का आवाजें आ रही सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन, और बाबा साहब जी को नमन, और सभी क्रांतिकारी महापुरुषों संत गुरुओं को नमन, और अपने संस्थापक जी को नमन, और अपने आरबीएम संघ के सभी सम्मानित जाने को नमो बुद्ध है, जय भीम। अपने यही सुझाव है कि जो कि बुद्ध और उनका धम्म चल रहे हैं, ये अनवरत चलते रहें। और हम भी अपने तरफ से ऐसे आरबीएम के जो अपने मीटिंगें होती तो हर दिन जोड़ने का काम करते हैं। और इसी के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्ध है, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश जी। कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो हैंड रेस कर दे और मैसेज चैट बॉक्स में डाल दे, हम उन्हें बुला लेंगे, फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं सुनंदा पाटिल मैडम जुड़ी हैं। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। सुनंदा पाटिल, सुनंदा पाटिल मैडम अगर हमारी बात सुन रही है तो अपना माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सुनंदा पाटिल मैडम जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। सुन ली उन्होंने हमारी बात आवाज आ मैडम? रही सर? सर आ रही आवाज आ रही सर? जी आ रही है, आपकी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय। हाँ, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मैं नमन करती हूँ। और भारतीय सबको नमो बुद्धा है, जय भीम। आप जितने ही साथी है सभी को नमो बुद्धा है, जय भीम। ये जो कार्यक्रम है हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा। और जो बाबा साहेब ने ग्रंथ वो लिखा है, वो जो मैडम ने बताया था कि घर घर में ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और साहब ने जो कार्यक्रम रखा वो तो बहुत ही अच्छा लगा। हम आगरा आए थे, जो राष्ट्र में ये कार्यक्रम चल रहा हमें बहुत पसंद आया। और घर घर में ग्रंथ पढ़ना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। अपना परिचय दे दें। मैं सुनंदा पाटिल, तालुका किनवट, जिला नांदेड़ से, महाराष्ट्र से सर। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत आभार आपका। बुद्ध और उनका धम्म जो है, जो ग्रंथ है उसको पढ़ने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस के लिए है ये। जब तक हम इसको आत्मसात नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिस, अशोक जी तब मेरे को तक समय इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि बीएल बहुत साहब, आप अपनी बात रखना चाहते हैं?
बीएल बॉस साहब को आमंत्रित करते हैं ग्वालियर से। जी, सभी संतों गुरुओं महान मान अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी अभी चर्चा सभी लोगों की सुनी और सब लोगों का यही सुझाव है कि ये अनवरत चलना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें ये भी सोचना है कि हम इसे पवित्र धम्म ग्रंथ को हम 5 बार पूर्ण वाचन कर चुके हैं। अभी तक हमने इस धम्म ग्रंथ से क्या सीखा, इसकी समीक्षा भी होना जरूरी है। हम लोग 5 बार इसको बड़ी गहराई से पढ़ चुके हैं और बड़े आराम से पढ़ चुके हैं, बड़े समझ के पढ़ चुके हैं, इस पर चर्चा भी हुई है। लेकिन कितने लोगों ने इससे क्या सीख मिली, क्या सीखा, कितना हमें आता है, ये इसकी समीक्षा भी नहीं हुई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको, ये बात अच्छी है कि हमें सब घर घर पहुंचाना है, सबके घरों में ग्रंथ होना चाहिए, लेकिन ग्रंथ होने से काम नहीं चलेगा। हमारे घर में रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, लेकिन उसे जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक उनको हम आत्मसात नहीं करेंगे और जब तक हम दूसरों को समझाने लायक नहीं होंगे, तब तक हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग 5 बार पढ़ चुके हैं, 6वीं बार पढ़ेंगे, 7वीं बार भी पढ़ेंगे और इसे आगे पढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन इसके बारे में यदि पूछा जाए कि शाक्यों की राजधानी का नाम क्या था, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो उसको बता पाएंगे। यदि हम पूछे कि शुद्धोधन किसके पुत्र थे, तो आप लोगों को बताने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन समझते कम हैं। हमें इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या सीखा है। यदि मैं अभी किसी नाम लेके किसी को कोई क्वेश्चन कर लूं, मेरे को भी नहीं आता, मैंने भी बुद्ध और उनका धर्म बहुत बार पढ़ा है, कम से कम 10 और 15 बार मैंने पढ़ा है, लेकिन जिस धम्म ग्रंथ को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी गहराई से हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ने के बाद हमें समझना उसको और दूसरों को समझाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये चाहता हूं इसमें कुछ तब्दीली होना चाहिए। पहली बात ये कि हमें कुछ प्रश्न इससे निकालने होंगे बुद्ध और उनके धम्म से, और उन प्रश्नों को हमें अपने बच्चों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में, मोहल्लों में छोटी छोटी संगोष्ठियां करके इस धर्म के बारे में बताना है। और कुछ प्रश्न इससे निकालकर, 100-200 प्रश्न निकालकर उनकी परीक्षाएं करवाई जाए। बच्चों के इस समय छुट्टियां चल रही हैं और एक पेपर बना के बच्चों के बीच में आप 10, 20, 25, 50 बच्चों को जगह जगह जो है, यदि हम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के यदि हम उनको देते हैं और उनको छोटी छोटी किताबें मुहैया करा देते हैं और 10-15 दिन का टाइम देके और उसके बाद में हम पेपर कराते हैं, तो वही समय बच्चे फ्री हैं और वो पढ़ेंगे भी और उसको जो है वो अ, जो है पेपर के माध्यम से या ऑब्जेक्ट के माध्यम से या जो है एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से जो है उनका आंसर देंगे और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जो है इसको समझेंगे और इस प्रकार से हम धर्म को अपने घर घर तक पहुंचा सकते हैं। कई लोगों के घरों में बुद्ध और उनका धर्म है, ये पवित्र ग्रंथ होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो उसको समझा नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना सभी से ये है कि इस पे जो है समीक्षा होना बहुत जरूरी है कि हमने अभी तक क्या सीखा। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जून पे इतने लोग जुड़ते हैं, संख्या
जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सदस्य हैं, जितने भी जो भी है, सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को ज्यादा लोगों को जोड़ना भी है। और इसी के साथ साथ में कई ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो है शुद्धोधन कितने भाई थे, महामाया कौन थी, महाप्रजापति कौन थी, ठीक है, उनके परिवार का गोत्र क्या था। ये छोटे छोटे सर क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, समय हो रहा है और मेरे को साथियों को बुलाना है। ये करते हैं तो शायद हमें इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी, और आगे इसको इस पर विचार करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपने एक अच्छी राय रखी कि बच्चों को एग्जाम के लिए इसमें बुलाना चाहिए और बड़ों को भी इसमें शामिल करना चाहिए एग्जाम में। ये अच्छी राय है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और निगम रुद्रेश, माननीय निगम रुद्रेश यूपी से जुड़े हुए हैं, इनका हैंड रेज है, तो संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर जी। भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज में जन्मे अपने संतों महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए आज के इस वेबिनार जूम मीटिंग में जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित जनों को जो है नमो बुद्धाय, जय भीम। हम रुद्रेश निगम बौद्ध प्रदेश महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर से सर हम जो है कि जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ अपने बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं, और ना ही हम यह बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके का परिवार में समाज में माहौल पैदा कर रहे हैं, हम क्या किसी के लिए ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं कि कोई हमें देख करके यह बोले कि आप महोदय कर क्या रहे हैं। हम धम्म वाचन में चलते हैं, धम्म पद पढ़ते हैं, उसमें जो लिखी हुई है जीव जंतुओं पे दया करिए, आप जो है कि मांस भक्षण मत करिए, मदिरा पान से दूर रहिए, नशा मत करिए, सुरती पान बीड़ी सिगरेट मत खाइए। लेकिन क्या हम वास्तव में इन सब चीजों पे ध्यान दे पाते हैं? क्या हमने आज तक अपने जिले के किसी एक बौद्ध विहार को हमने खोजा? क्या उस बौद्ध विहार में हम खुद जाने का प्रयास करते हैं? वहां जाने के बाद क्या हम उस पाठशाला में यानी बौद्ध विहार की पाठशाला में अपना नाम लिखवाने का प्रयास करते हैं? मेरा मानना सीधा सीधा है, हम कितनहू अनपढ़ हों, कितनहू जाहिल गंवार हों, मेरा बच्चा अगर पढ़ने की इच्छा रखता है, हम पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, और अपने बच्चे को अगर विद्यालय में नाम लिखवा मात्र देंगे तो एक दिन न एक दिन वह बच्चा उस माहौल से प्रेरित होकर के वह स्वयं पढ़ने के लिए ललायित हो जाएगा। हम भले न समाज भले न चाहे, लेकिन अगर हमने उस विद्यालय में बच्चे का नाम लिखवा दिया तो वह ऑटोमेटिक उस माहौल में ढल जाएगा। लेकिन हम खुद अपना नाम विद्यालय में नहीं लिखवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि विद्यालय में नाम लिखवा करके फंस जाए ताकि लोग यह बोले कि नहीं आपको ठीक 7 बजे डेली आना है। हम तो अपने दुनियादारी में मस्त हैं। हम चाहते हैं कि दूध घर का हम ही लावें, सब्जी हम ही लावें, साफ सफाई हम ही करें, बर्तन हम ही मांजें, रोटी हम ही पकावें। तो भाई फिर यहाँ पे आने का मकसद क्या रह गया? कुछ में दे रखा है, उसमें से 4 घंटे का समय हमें अपने लिए निकालना है, और अपने लिए मतलब अपने समाज के लिए निकालना है, पुरुषों के लिए निकालना है। समाज में कुछ अपने स्थान केंद्रित किए गए हैं, उन स्थानों के लिए निकाला गया है। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, और शायद यही वजह है कि आज इतना बढ़िया यह हमारा जो धम्म पंथ का ग्रंथ है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म यह ग्रंथ है, हम उसका सही ढंग से जो है न तो स्वयं पालन कर पा रहे हैं, न लोगों को पालन करवा पा रहे हैं। जब तक हम दूसरों के नजर में, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, खुद हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं,
हमने अपने घर के बाहर 2 बाल्टी रखी हुई है, उसमें दिन भर में कम से कम 15 से 20 बार हम पानी भरते हैं। हम किसी को बताने नहीं जाते हैं कि हम पानी क्यों भर रहे हैं। लोग देखते हैं, आसपास के लोग देखते हैं, और वह देखते 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 एक दिन स्वयं समझ जाते हैं कि रुद्रेश निगम बौद्ध जी बाहर बाल्टी में पानी भर रहे हैं, और वह पानी प्रतिदिन आसपास के जानवर आते हैं और उसको पीते हैं। वो मतलब मेरा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि हमने वो माहौल पैदा कर रखा है। तो हमें जहां तक ये उम्मीद है कि पहले हमें खुद में यह माहौल पैदा करने की जरूरत है। हमें 4 घंटे समय निकालने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को, अपने भावी जो हमारे पीढ़ी हैं उनको उस विद्यालय में नाम लिखवाने की जरूरत है, ताकि वह एक समय के प्रतिबंध हो। जब प्रतिबंधित होंगे तो स्वयं हमारी जो आदि समस्याएं हैं वो अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी। बातें तो सर बहुत सारी हैं। नेक्स्ट हम जब फिर कभी जुड़ेंगे तो उसमें अपनी बातों को रखेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव जी। आपने अपने लिए बातें रखी, बहुत अच्छी रही। आगे बढ़ते हैं, और एक हैंड रेज और है। आज समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा ले लेते हैं। लोग जुड़े भी हुए हैं। तो नेपालेश्वर बौद्ध साहब का हैंड रेज है, उड़ीसा से। तो हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब। नेपालेश्वर बौद्ध साहब, आपका माइक अनम्यूट करें। नेपालेश्वर बौद्ध साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना माइक अशोक जी, अनम्यूट। जी जी। अशोक जी, समय जी हो जी गया सर। है अब। आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलवा दो, समय हो गया है अब। ठीक ठीक। हाँ हाँ। जितना चलिए तक जुड़ आदमी गए, जुड़ गए। जुड़ गए, जुड़ गए अब। सर, संक्षिप्त में अपनी बात रख दीजिए। हेलो सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर? धन्यवाद। जी जी, आ रही है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध है। हम नमो ज्यादातर बुद्धाय। टाइम नहीं लेंगे। महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और आज का हमारे संस्थापक जी को नमन करते हुए, और प्रस्तावना में अमृत बौद्ध जी और इंजीनियर बौद्ध जी तथा उपस्थित सभी भारत का कोने कोने से उपस्थित सभी सम्मानित साथी को नमन करते हुए, हम 2-3 बिंदु पर बात करने जा रहे हैं सर। पहला बिंदु हुआ, जो हमारा विषय है बुद्ध और उनका धर्म पर सामूहिक चर्चा। ये 2-3 बार हो चुका है जूम पर। हम लोग तो चाहते हैं और एक बार इसका ये ग्रंथ का वाचन हो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दोनों महान ग्रंथ से एक भारतीय संविधान है और बुद्ध एंड धम्म है। भारतीय संविधान तो ऑलरेडी चल रहा है सोमवार के सोमवार RBM तरफ से, और बुद्ध एंड धम्म ये भी चलना जरूरी है सर। मेरा कहना है, आवाज आ रही है सर? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, कहना है डॉक्टर बाबा साहब का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था जो भारत को प्रबुद्ध भारत करना और बुद्धमय भारत करना। उसको हम जब प्रबुद्ध भारत करने के लिए ये ग्रंथ निश्चित रूप से महान रोल है। इसीलिए धर्म के लिए, धर्म की आस्था के लिए और आचरण के लिए है ये हमारे बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ जरूर वाचन होना चाहिए। और RBM तरफ से हम कोटि कोटि नमन करते हैं हमारे संस्थापक जी को, हमारा पूर्वतन MLC जी को, जो कि बुद्ध एंड धम्म के बारे में 4 बार 5 बार वाचन कर चुके हैं उनका निर्देश में। और मेरा सेकंड बिंदु हुआ, जो हम लोग सर उड़ीसा में उड़िया भाषा में हर एक बुधवार
8 बजे भंते सुमंगल जी के तरफ से उड़िया में भी हम लोग प्राधान्य देते हैं, वाचन करते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है उड़ीसा में भी, उड़िया भाषा में भी बुद्ध एंड धम्म का प्रचार हो। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? प्रचार प्रसार करना। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हार्डली सर, हम सभी आज उपस्थित सभी सम्मानित साथी को अनुरोध करते हैं, हम लोग धम्म दीक्षा का कार्यक्रम 18/5 मई महीना में, इस महीना में करने जा रहे हैं। आप सभी को आमंत्रित है, विनीत है। और हमारे समारोह में सदैव हमारे परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय जी आ रहे हैं। BS बौद्ध जी जो अध्यक्ष है वो भी आ रहे हैं, और दया प्रकाश बौद्ध जी आ रहे हैं, और शेषराव बौद्ध जी आ रहे हैं, और मान्यवर LP अमृत बौद्ध जी भी आ रहे हैं। ये हम लोग का दीक्षा भूमि जो उड़ीसा में शांति स्तूप धौली में करने जा रहे हैं, ये हमारे अतिथि लोग आ रहे हैं। आप लोग भी मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, आप पधारिए। उड़ीसा क्या है कि कलिंग माटी ऐसा माटी है जहां पर सम्राट अशोक जी का हृदय परिवर्तन हुआ और बुद्ध धम्म में दीक्षित हुए। इसीलिए आप सभी को मेरा अनुरोध रहेगा। और ये हमारे जो आज का चर्चा है, हम इसीलिए सबको या संस्थापक जी को अनुरोध करेंगे वो ये वाचन को कंटिन्यू किए। थर्ड, मेरा संस्थापक जी को अनुरोध है, ये 11-12 तारीख जो हमारे बुद्ध गया आंदोलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वहां मेरा अनुरोध करेंगे संस्थापक जी को। वो लोग तो आंदोलन में बाबा साहब का फोटो रखते हैं, लेकिन बुद्ध एंड धम्म जो ग्रंथ का वाचन नहीं करते हैं। हम अनुरोध करेंगे वो एटलीस्ट 1 आवर वो आंदोलन के भीतर 1 घंटा बाबा साहब का बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ का वाचन करें। इस तरफ से हम लोग का ये बुद्ध एंड धम्म किताब या ग्रंथ का आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का जो कल्पना है, जो बुद्धमय भारत का कल्पना है, वो सारा देश में प्रचारित होगा। और उड़ीसा RBM भी वही प्रयास जारी रखा है। मुझे समय आप टाइम दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर। आपने जो राय रखी है वो अच्छी है, और जो उड़ीसा में जो कार्यक्रम है वो इसमें सभी पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, राष्ट्रीय आचार्य। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आज का उद्बोधन रखेंगे। अध्यक्ष उद्बोधन। सभी को जय भीम। जय भीम सर। सभी महामानवों को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्थापक जी सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, बाबूजी डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, हमारे सहायक आचार्य जी LP अमृत बौद्ध जी, संचालन कर रहे सम्मानीय अशोक बौद्ध जी, और इस मीटिंग में शामिल सभी हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुद्ध और उनके धम्म को प्रचारित करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए बुधवार को सुबह उसका वाचन होता है, और बहुत सुंदर तरीके से हमारे LP अमृत बौद्ध साहब जो हैं उसका वाचन भी करते हैं। क्योंकि ये एक महान ग्रंथ है और इसको लेकर देश में कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो पहल कर रही है, कितने लोग इसमें जुड़ते हैं ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो वैसे जुड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
ये पहल कर रही है कि बुद्ध और उनका धम्म जो है ये लोकप्रिय होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। उसके लिए वाचन भी होता है और शिविरों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से भी हम इस विषय को लेकर और इस महान ग्रंथ को लेकर अपने विचार भी हम वहां पर रखते हैं, जिससे कि लोगों को इस ग्रंथ का महत्व समझ में आना चाहिए। तो मेरी तो धारणा ऐसी है या राय ऐसी है कि ये जो बुधवार का हमने तय किया हुआ है, तो ये सतत चलते रहना चाहिए, ताकि एक संदेश देश भर में जाए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये जो महान ग्रंथ है, इस महान ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरी राय के अनुसार कि इसका वाचन चलते रहना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय जी बहुत साहब। आगे बढ़ते हैं और आभार एवं समापन के लिए माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने सादर आमंत्रित करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस हमारी ऑनलाइन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय जी ने पेश्वर बौद्ध साहब, संचालक हमारे युवा साथी है अशोक बौद्ध जी, और देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समझता हूं कि सभी की राय ये कि ये वाचन निरंतर चलता रहना चाहिए, और मेरी भी राय है चलता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी पुराने भी हैं, बहुत सारे साथी अभी नए नए जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से। परिवार दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा है, संगठन भी अब राष्ट्रीय लेवल से प्रदेश लेवल, और प्रदेश से संभाग, और संभाग से जिला, जिले के बाद फिर महानगर, नगर पंचायत, तहसील और ब्लॉक स्तर के लिए बड़ी तेजी से साथी लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो साथी जुड़ेंगे ये सब नए हैं। हम जो पुराने साथी हैं उनके लिए ये सही है कि 5 बार से इसका वाचन हो रहा है, लेकिन जो नए साथी हैं उनके लिए तो ये भी नया ही है। जैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने संबोधन में बुद्ध और उनका धम्म न कहकर धम्मपद कहा। तो धम्मपद इसलिए कहा कि धम्मपद चर्चा में है, बहुत लंबे समय से उसकी चर्चा लोगों ने की है, तो लोग उसको जानते हैं। बुद्ध और उनका धम्म ये अभी हर जगह चर्चा में नहीं है, और इसका महत्व इसलिए है कि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया कि प्राचीन काल में जो त्रिपिटक लिखा गया है, जिसमें धम्म पदवी सम्मिलित है, उसमें मिलावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिक्षु संघ में कुछ ऐसे लोग भेष बदलकर सम्मिलित हो गए थे जो धम्म को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंदर घुसकर उन्होंने उसको विकृत करने की कोशिश की। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का ऐसा मानना था कि प्राचीन काल का जो हमारा त्रिपिटक है उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसका जो अमृत है, जो सत्य वचन है, उसका संग्रह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने
बुद्ध और उनके धम्म में किया है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ले जाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारा नेटवर्क भी नहीं है। तो कम से कम संपूर्ण भारत में हम लोग इसको ले जा सकें, तो ये बहुत जरूरी है। और इससे जुड़ना, ये एक शुरुआत है, प्राइमरी क्लास है, सुबह बुधवार को 7 बजे से 8 बजे की प्राइमरी क्लास में मानसिक रूप से अपने प्रचारकों को तैयार करना, अपने पदाधिकारियों को तैयार करना, और फिर इसको फिजिकली यानी जमीन पे उतारना है, ग्राम पंचायत तक, गांव मोहल्ले बस्ती कॉलोनियों तक ले जाना है। ये तो शुरू का प्रयास है। तो मैं समझता हूं कि अगले बुधवार से हमारे जो सहायक आचार्य हैं आदरणीय LP अमृत साहब, वो दोबारा से इसका वाचन शुरू करें। मैं समझता हूँ सबकी राय है ये। और दूसरा एक राय ये आई थी कि कुछ अवसर महिलाओं को भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीनों हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और हमारे दोनों आचार्य, आप लोग मिलकर बातचीत कर लेना। मेरा प्रस्ताव तो यह है कि जैसे माह में 4 बुधवार होते हैं, तो एक बुधवार, कोई बुधवार या तो महीने का पहला बुधवार या तो महीने का लास्ट बुधवार, आखिरी बुधवार, जो हमारे वाचक हैं LP अमृत साहब, उनकी अध्यक्षता में एक वाचन इसी हमारी बहन महिला उपासिका के माध्यम से हो जाए। तो उनकी ये मांगे कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, जिससे उनकी रुचि बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ने और समझने में बढ़े। तो ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर विचार कर लेंगे सभी साथियों से। अगर ठीक होगा तो आप लोग लागू कर दीजिए। और बस मेरा निवेदन है, टाइम बहुत हो गया, ओवर ज्यादा टाइम हो गया है, तो यहीं मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ इस निवेदन के साथ कि अगले सप्ताह 14 मई होगी। 14 मई से हम लोग 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा हो जाएगी और 14 मई से 6वीं बार बुद्ध और उनके धम्म का वाचन शुरू करें। ऐसी सबकी इच्छा भी है, मेरी इच्छा भी है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय बहुत बहुत आभार। सभी लोगों से निवेदन है कि वो फिजिकल भी भौतिक रूप से भी बुद्ध और धम्म का वाचन करें और गांव में, अपने मोहल्ले में बुद्ध और धम्म का वाचन करने के लिए आमंत्रित करें साथियों को। और मैत्री, करुणा, शील, इस सब का अर्थ भी बताएं और उस पर प्रैक्टिस करें। अपने आप को बदले तो आसपास के लोग भी बदलते हैं। साथ ही सभी लोग अपना माइक खोल लें, हम सभ्य सत्ता के साथ समापन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, मन को शांत कर लें। सत्ता मंगल हो, सबका कल्याण। सभी को नमस्कार।